India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवबार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट गीतांजलि आंगमो की ओर से दाखिल संशोधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच में गीतांजलि आंगमो के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने मंगलवार शाम नई अर्जी हलफनामे के साथ दाखिल की है। हमें याचिका के साथ अतिरिक्त सबूत वाले दस्तावेज लगाने के लिए एक हफ्ता दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हलफनामे की प्रति हमें आज ही मिली है। हालांकि कोर्ट ने अतिरिक्त सबूत वाले दस्तावेज लगाने के लिए एक हफ्ता देते हुए अगले 10 दिनों में सरकार अपना जवाब देगी। उसके बाद सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता अपना प्रत्युत्तर देंगे। वांगचुक को सितंबर में लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। वह लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 24 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें, उसके बाद सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता ने अपना प्रत्युत्तर देंगे। वांगचुक को सितंबर में लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। वह लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वह देश भर के ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोप तय करने के लिए समय सीमा तय करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। न्यायालय ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को एक एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। यह मामला एक व्यक्ति की जमानत याचिका से संबंधित है जो अगस्त 2024 से जेल में है। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने में देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोप तय करने में देरी नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजनिया की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने में 3-4 साल का समय लगना अस्वीकार्य है। न्यायालय ने कहा कि वह इस मुद्दे पर देश भर के न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए समय सीमा तय करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया है। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है और अटॉर्नी जनरल को भी इस मामले में अपना मत देने के लिए आमंत्रित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार जब बेंच अपना मन बता दे और वकील से आगे की दलील न देने का अनुरोध करे तो उस निर्देश का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि इसके बाद लगातार जोर देना किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता और यह अदालती कार्रवाई की गरिमा को प्रभावित करता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, एक बार जब कोर्ट अपना मन बता देता है और वकील से आगे की दलीलें देने से परहेज करने का अनुरोध करता है तो इसका सम्मान किए जाने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश उचित विचार विमर्श के बाद ही पारित किए जाते हैं और मामलों को सावधानीपूर्वक जांच के बिना खारिज नहीं किया जाता है। कोर्ट ने कहा, एक वकील का अपने मुवक्किल और कोर्ट के प्रति जो कर्तव्य है उसमें संतुलन होना चाहिए। कोर्ट का व्यवस्थित कामकाज
सबसे अच्छी तरह तभी सुनिश्चित होता है जब बेंच और बार तालमेल और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। यह टिप्पणी उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर सुनवाई के दौरान आई। एसईसी ने एक पिछले आदेश में उस पर लगाए गए 2 लाख के जुर्माने को वापस लेने और रिकॉर्ड की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी, जिसके साथ उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान एसईसी के वकील ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी पर दलीलें देना जारी रखा था। खंडपीठ ने लगभग 6 बार संकेत दिया कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है, फिर भी वकील लगातार दलीलें देने पर अड़े रहे। इस आचरण पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने एसएलपी को 2 लाख के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। बाद में एसईसी ने माफी मांगते हुए आवेदन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि रिश्वत के मामले में सिर्फ पैसे की बरामदगी में दोष सिद्धि नहीं हो सकती, मांग और स्वीकृति का साबित होना जरूरी है। यह मामला एक पूर्व सहायक श्रमायुक्त के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिन पर 3,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने पलट दिया था। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि मांग और स्वीकृति का साबित होना जरूरी है और सिर्फ शिकायतकर्ता के बयान से यह साबित नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान में कई विसंगतियां हैं और उनके बयान की पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। न्यायालय ने आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया और कहा कि मांग और स्वीकृति के बिना दोष सिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान स्वतः नहीं लगता, बल्कि मांग और स्वीकृति के साबित होने पर लगता है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने पलट दिया था। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि मांग और स्वीकृति का साबित होना जरूरी है और सिर्फ शिकायतकर्ता के बयान से यह साबित नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान में कई विसंगतियां हैं और उनके बयान की पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। न्यायालय ने आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया और कहा कि मांग और स्वीकृति के बिना दोष सिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान स्वतः नहीं लगता, बल्कि मांग और स्वीकृति के साबित होने पर लगता है। गढ़चिरौली आगजनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने गढ़लिंग की ओर से पेश होते हुए कहा कि राज्य को हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। न्यायालय ने राज्य को आखिरी मौका देते हुए 1 सप्ताह का समय दिया है। गढ़लिंग पर 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर माओवादियों के साथ मिलकर आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
न्यायालय ने मामले में मुकदमे की देरी पर चिंता जताई है और राज्य से पूछा है कि मुकदमे में देरी क्यों हो रही है और आरोपियों को इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा गया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और राज्य को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। गडलिंग को 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक दोषी द्वारा 2298 दिनों की देरी से दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि याचिका केवल कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत दोषी की सहमति के बिना दायर की गई और ऐसा करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बीकवराले की खंडपीठ कमलजीत कौर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2018 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। यह याचिका हाई कोर्ट के फैसले के लगभग 7 साल बाद कानूनी सहायता के माध्यम से दायर की गई। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने अत्यधिक देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया और याचिकाकर्ता के वकील को जेल अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने और देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के अनुसरण में पंजाब के कपूरथला स्थित केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने हलफनामा दायर कर कहा कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का कभी कोई इरादा नहीं जताया। हलफनामे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि दोषी ने विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए कभी संपर्क नहीं किया और वह सुप्रीम कोर्ट में इसे दायर करने का इच्छुक नहीं था। इसमें स्पष्ट किया गया कि विशेष अनुमति याचिका केवल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देशों के अनुसरण में दायर की गई। इस पर ध्यान देते हुए खंडपीठ ने कहा कि याचिका यंत्रवत और दोषी की इच्छा के बिना दायर की गई। खंडपीठ ने देरी के आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज की और आदेश दिया कि सभी लंबित आवेदन बंद कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वाहन मालिक यह साबित कर देता है कि उसका वाहन बिना उसकी जानकारी या मिली भगत के नशीले पदार्थों के परिवहन में इस्तेमाल किया गया था, तो उसे मुकदमे के लंबित रहने तक वाहन की अंतरिम हिरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ भंडारण, नमूनाकरण और निपटान नियम 2022 विशेष अदालत को जब्त वाहन की अंतरिम रिहाई का आदेश देने से वंचित नहीं कर सकते, जब मालिक प्रथम दृष्टया यह साबित कर देता है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ से उसका कोई संबंध नहीं है। न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और जब्त की गई लॉरी को मुकदमा लंबित रहने तक अंतरिम उपाय के रूप में अपीलकर्ता को सौंपने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ कानून मूल कानून के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते और 2022 के निपटान नियमों को एनडीपीएस एक्ट के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने ट्रक मालिक द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसके वाहन को पुलिस ने कथित तौर पर एनडीपीएस पदार्थ ले जाने के आरोप में रोका और उसके बाद जब्त कर लिया। अपीलकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने के बावजूद कि उसका प्रतिबंधित माल के परिवहन से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसकी लॉरी लोहे की चादरें ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी,
स्पेशल कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट दोनों ने वाहन की अंतरिम रिहाई के उसके अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एनडीपीएस एक्ट और 2022 के निपटान नियम कोर्ट को ऐसी राहत देने से रोक सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने मुद्दे को सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। याचिका में मांग की गई थी कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर मुस्लिम और सिख समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के लोगों की नियुक्ति की जाए। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 में यह प्रावधान नहीं है कि आयोग में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य होने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल होते हैं और वे अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं। न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को अपने मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष अपना मुद्दा उठाता है तो सरकार उचित निर्णय लेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर दर्ज शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए और समय मांगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से समय की मांग करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं है, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली तारीख 3 दिसंबर तय कर दी। 11 मार्च को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इस मामले के जांच अधिकारी ने 27 अगस्त को बताया था कि उसे फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसने जांच में शामिल होने के लिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि 11 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की अर्जी पर यह आदेश दिया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, कोर्ट ने कहा कि देश में अवैध होर्डिंग के गिरने से लोगों की मौत की कहानी नई नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.